हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस या परफेक्ट गैस क्या होता है और इसका लॉ क्या है, जिसे हम लोग आइडियल गैस या परफेक्ट गैस लॉ बोलते हैं। उसका इक्वेशन क्या होता है, उसको सॉल्व करेंगे, उसको प्रूव करेंगे और ये आइडियल गैस किस प्रकार से रियल गैस से डिफरेंट है, भिन्न है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। और आइडियल गैस के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि आइडियल गैस किस कंडीशन पे फॉलो होता है, आइडियल गैस का लॉ। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉयस लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, गै-लुसेक लॉ क्या होता है। अगर किसी ने जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो पीछे वाला वीडियो जिसमें बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ के बारे में मैंने बताया हुआ है, नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, वो वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तभी ये लॉ जो है, आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है। तो सब चलिए हम लोग देखते हैं कि आइडियल गैस क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और दाब का नियम या गै-लुसेक का नियम पढ़े थे। तो प्रैक्टिकली साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जो प्रैक्टिकली उनको देखा गया तो ये पाया गया कि सभी गैसें बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ या दाब के नियम का या गै-लुसेक के नियम का फॉलो पूर्णतः नहीं करती हैं, मतलब कुछ डेविएट होती हैं, एकदम 100% इन नियम को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कि ये डेविएट क्यों हो रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने एक हाइपोथेटिकल गैस का एजम्पशन किया कि अगर कोई गैस ऐसी है तो उसको हम लोग आइडियल गैस मानेंगे। ठीक है। और जो ये लॉ था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, दाब का नियम या गै-लुसेक का नियम, ये आइडियल गैस के लिए ही है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह एक प्रकार की हाइपोथेटिकल गैस होती है। हाइपोथेटिकल मीन्स बस उसकी एक कल्पना की गई है, रियल में ऐसी गैसेस नहीं होती हैं। ठीक है। कुछ गैसेस होती हैं जो इनके बहुत ही नज़दीक होती हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई भी गैस जो है आइडियल गैस नहीं होती है। ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया कि हाइपोथेटिकल गैस होती हैं। इस प्रकार के गैस के लिए निम्न कंडीशन है। कौन कौन से कंडीशन है? कि गैस पार्टिकल का साइज उनके द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम के तुलना में नेग्लिजिबल होना चाहिए, या गैस के अणु का आयतन बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है। ये माना गया कि जो गैस का खुद का जो शेप है, साइज है, माफ कीजिएगा, साइज शेप की बात यहाँ पे नहीं हो रही, साइज की बात हो रही है। तो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो साइज है बहुत ही सूक्ष्म होता है, वो इतना सूक्ष्म है कि उसको हम लोग निग्लेजिबल मान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये है कि गैस पार्टिकल के बीच कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स नहीं लगता है। ठीक है। जैसे कि सभी गैसेस के बीच, सभी पार्टिकल्स के बीच कोई इंटरेक्शन फोर्स लगता है, रियल में तो ऐसा होता है, लेकिन इन्होंने जब एज्यूम किया, आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट जब दे रहे थे ये लोग, तो वहां पे ये एज्यूम किया कि आइडियल गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कोई भी फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है कि इस प्रकार के गैस जो बॉयल्स चार्ल्स दाब के नियम का प्रत्येक अवस्था में पालन करती हैं। ठीक है। यही है कि अगर ये चीज है तो आइडियल गैस होगा, और आइडियल गैस है तो ये चीज होगा। ठीक है। जस्ट उसका अपोजिट है। इसके बाद ही जो हम लोग पढ़े थे वहां पे प्रेशर कोफिशिएंट और वॉल्यूम कोफिशिएंट जो पढ़े थे, यहाँ पे ये अल्फा था और ये बीटा था, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ, वहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखा हुआ था, P इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस बीटा टी, और एक और लिखा था V इक्वल टू वी नॉट या V0 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पे बीटा को हम लोग बोल रहे थे प्रेशर कोफिशिएंट और अल्फा को बोल रहे थे हम लोग क्या, वॉल्यूम कोफिशिएंट। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, और ये कितने के बराबर होता है, यहाँ पे जो अल्फा और बीटा हैं जो लगभग बराबर होने चाहिए, कितने के, 1/273 के लगभग बराबर होता है। ठीक है। लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट नहीं बराबर होता है। तो वही चीज कह रहा है कि ये दोनों यहाँ पे बराबर होने चाहिए, ये चौथा पॉइंट है इसका। ठीक है। तो ये अगर चार कंडीशन फॉलो कोई गैस कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है, आइडियल गैस
कही जाएगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बस ये हाइपोथेटिकल है। और ये आइडियल गैस का ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? ये लाया गया इसलिए कि अगर कोई गैस ऐसी है आइडियल कंडीशन में, तो जो रियल गैसेज हैं वो आइडियल गैस से कितना डेविएट होती हैं उसको जानने के लिए, डेविएशन उसका आइडियल से कितना डेविएशन है उसको जानने के लिए ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आइडियल गैस का या परफेक्ट गैस का। ठीक है, कहीं भी आप देखेंगे तो हर जगह किसी एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट मान लेते हैं, और उसका जो रियल लाइफ में या जो रियलिटी में क्या होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं कि वो रियल से थियरी से वो रियल में कितना डेविएशन हो रहा है। उन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो वही आगे लिखा हुआ है, बहुत सी रियल गैसेस वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। अब उसके लिए कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सी रियल गैसेस वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नोबल गैसेस और कुछ हैवियर गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर एसटीपी कंडीशन पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैं इसका आगे वीडियो बनाऊंगा एसटीपी किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर विद इन रीजनेबल टॉलरेंस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। मतलब थोड़ा बहुत अगर उसमें जो डेविएशन हो रहा है अगर उसको निगलेक्ट कर दें तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, जनरली देखा यह गया है कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और ये अपनी जुबान पे रखिएगा, हर जगह ये पूछा जाता है एग्जाम में भी इंटरव्यू में भी। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर गैसेज आइडियल गैस जैसे बिहेव करती हैं। अगर किसी गैस को हम लोग टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें और उसका प्रेशर लो रखें तो वो लगभग आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। और इसके विपरीत एट लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर पर आइडियल गैस मॉडल फेल हो जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर काफ़ी लो है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आइडियल गैस लॉ जो है ये कॉन्सेप्ट इसका फेल हो जाता है। वहाँ पे जो गैसेस होती हैं वो बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का या दाब के नियम का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चूंकि मैं ये मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस में ये पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, अभी इसको और डिटेल्स में हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना डिटेल में बता दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं पॉइंट की कंडीशन क्या क्या है, इसको थोड़ा सा आगे वाले स्लाइड में थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देखते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि सपोज करिए कोई सिस्टम है और इसमें गैसेस ऐसे फील्ड हैं, इरेगुलर ऑर्डर में है, ऐसा नहीं है कि कोई शेप में ये स्टैक्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, इरेगुलर ऑर्डर में इसमें फील्ड है। ठीक है, सब इधर उधर अपना घूम रही हैं। तो ये कह रही हैं कि ये आइडियल गैस का पालन कब करेंगी, एक तो हाई टेम्परेचर हो, उसके बाद दूसरा है प्रेशर क्या हो, लो हो। तो ये कंडीशन होने से आखिर ये क्यों आइडियल गैस के जैसे बिहेव करने लगनी है। कहने का मतलब ये जब हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा कि जो गैसें हाई जब टेम्परेचर होगा और प्रेशर लो होगा तो ये गैसें जो इतनी पास पास हैं ये थोड़ी और दूर दूर होंगी। ठीक है, ये थोड़ी और दूर दूर होंगी। ठीक है, तो जब दूर दूर होंगी तो इनके बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो काम नहीं करेंगे या फिर करेंगे तो बहुत ही निग्लेजिबल होगा। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा जो है कि इसका आयतन जो है, इसके खुद का जो आयतन है, मॉलिक्यूल जो है उसके खुद के आयतन से जो ये स्पेस बच रहा है, मतलब जिस स्पेस में ये अराउंड करें, जैसे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है तो ये जो सारे स्पेस हैं यहाँ पे, ये सभी जो स्पेस हैं इसके खुद के जो वॉल्यूम है या खुद का जो ये स्थान जो घेरा हुआ है उसके तुलना में ये काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी कंडीशन को वहां पे बताया गया है। इसके साथ ही जो इसका डेविएशन का जो बताया गया था कि डेविएट करती हैं आइडियलिटी से या बायल्स लॉ का पालन नहीं करती हैं। जैसे बायल्स लॉ क्या था, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि कोई भी कंडीशन होगा तो वहाँ पे P और B का जो मान होगा वो कांस्टेंट होगा हमेशा, उनके जो गुणनफल होंगे उनका गुणनफल जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अगर ऐसे कोई ग्राफ बना रहे हैं हम, यहाँ पे इस पे हम लोग क्या लें, इनका एक गुणनफल लें और यहाँ पे इसको हम लोग P लें, तो अगर P का मान बढ़ रहा है तो चूंकि ये कांस्टेंट होगा हर केस में, कांस्टेंट मतलब कि इस लाइन के पैरेलल में होगा, ठीक है। कांस्टेंट मतलब ये मतलब प्रेशर के साथ में कोई चेंज नहीं हो रहा, मैं प्रेशर यहाँ पे हो तब भी ये इतना ही रह रहा है, प्रेशर यहाँ पे है तब भी ये इतना ही रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडियल गैस होगी वो इस लाइन को फॉलो करेगी, ठीक है। तो जो आइडियल गैस होगी उसकी लाइन ये लाइन है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो पीवी का मान है, पी और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो पूरी क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसका जो पी के साथ में कोई वेरिएशन नहीं होगा, पी को हम कितना ही बढ़ाते जाएं लेकिन उनका जो गुणनफल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं उनमें क्या होता है कि वो या तो कुछ ऐसे इस तरीके से ऊपर होगा, या कुछ ग्राफ उनका कुछ ऐसे आएगा फिर बाद में इधर जाके सीधा होगा, या कुछ ऐसे करके होगा, मतलब जो ये एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, वो समांतर ना होके उनसे डेविएट होती हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेविएशन, ठीक है, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन तो हमारा ये है, ठीक है। आइडियल गैस के लिए जो हम ग्राफ खींचेंगे तो वो तो ये आएगा, ठीक है। लेकिन उनका जो डेविएशन देख रहे हैं, किसी की लाइन मान ली, सपोज करिए, मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ, एक्चुअली नहीं होता, मान ली हाइड्रोजन का ये है और ऑक्सीजन का कुछ ऐसा है, नाइट्रोजन का कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं, जो ये हम लोग देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं कि आइडियल कंडीशन से डेविएशन हो रहा है वो, ठीक है। तो जो ये कंडीशन होगा तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल गैसेस, जो आइडियल कंडीशन से डेविएट करती हैं। अब रियल गैसेस में, जो कि आइडियल गैस में ये माना गया था कि जो इसका शेप होता है, जो इसका साइज होता है, माफ कीजिए शेप नहीं साइज, वो जो इसका टोटल वॉल्यूम है, जो मतलब जिस स्पेस में ये घूम रहे हैं, ठीक है, उसके तुलना में निग्लेजिबल होता है। लेकिन जब रियल गैस होगा तो वहां पे इसके साइज को भी कंसीडर किया जाएगा। इसका जो साइज होता है, जैसे अगर इसको हम लोग काफी कंप्रेस करके एक छोटा सा बॉक्स बना दें, छोटे से बॉक्स में कंप्रेस कर दें, चूंकि अब सारी गैसें बहुत पास पास हो गई और जो जिस स्पेस में ये मूव करेंगी, रैंडम मोशन करेंगी इधर उधर, ठीक है, ये भी काफी कम हो गया। तो उसके कंपेयर में जो हम मॉलिक्यूल्स का साइज होता है उसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो रियल गैसेस होती हैं उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद चूंकि ये पास पास हो गई तो इनके बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स लगेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स लगेगा वो भी काम करता है। जबकि हम लोग यहाँ पे आइडियल गैस के केस में पढ़े थे कि उस फोर्स को हम लोग नहीं मानते हैं आइडियल गैस के केस में, लेकिन जब हम लोग रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे उस फोर्स को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, रियल गैस, ठीक है। उसके बाद जो रियल गैसेज होंगी वो बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, फिर उसके बाद आता है गेलुसेक ला, उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है। और जो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे अल्फा और बीटा, वो भी डिफरेंट होंगे दोनों के लिए, प्रेशर के लिए अलग होंगे, प्रेशर के लिए अलग होंगे और वॉल्यूम के लिए अलग होंगे। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे बराबर नहीं होंगी। तो ये कंडीशन हो गया आपका किसके लिए, रियल गैस के लिए, और ये हो गया आपका आइडियल गैस के लिए, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला डेरिवेशन है उसको देखेंगे कि उसका फार्मूला डेरिवेशन कैसे आता है। तो आप लोगों ने पढ़ते आ रहे होंगे पीवी बराबर यहाँ से म्यू आर टी, या इसको हम लोग पीवी बराबर एनआरटी भी कहते हैं, एनआरटी। तो इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे आता है, ठीक है, ठीक है। तो मान लो कि प्रारंभ में किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान के दाब, आयतन तथा परम ताप क्रमशः P1, V1, T1 है, ठीक है। कोई कंडीशन माना है कि कंडीशन एक के लिए जो सिस्टम है उसका प्रेशर P1 है, आयतन V1 है और जो टेम्परेचर है परम ताप वो क्या है, T1 है, तथा
अंत में बदलने पर, मतलब इस सिस्टम में अब क्या किया, इस कंडीशन को चेंज करके कंडीशन कुछ दूसरा बना दिया गया, मतलब कुछ उसमें प्रेशर में कुछ चेंज कर दिया गया, उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज कर दिया गया, उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज कर दिया गया। तो ये दूसरा कंडीशन है। तो इस कंडीशन में जो उसके प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो P2, V2 और T2 है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है, मान लो पहले गैस का परम ताप T1 पर स्थिर रखा जाता है। ठीक है, मान लो पहले गैस का परम ताप T1 पर स्थिर रखा जाता था, दाब P1 से बदलकर P2 कर दिया था। कह रहा है कि पहले हम क्या कर रहे हैं, T1 को कांस्टेंट कर ले रहे हैं, T1 को कांस्टेंट करके कर रहे हैं। अब कांस्टेंट करने के बाद क्या कर रहे हैं, P1 को बढ़ाकर हम क्या कर रहे हैं, P1 से चेंज करके P2 कर दे रहे हैं। तो जब P1 से P2 कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी V1 से क्या हो जा रहा है, V2 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, चूंकि यहाँ पे T1 कांस्टेंट है तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, ये बॉयल्स लॉ के द्वारा हुआ। तो बॉयल्स लॉ के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे P2 V डैश इज इक्वल टू P1 V1। ठीक है, यहाँ पे जो V2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे V डैश मानने हुए हैं, तो उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। आप V डैश ही मान लीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये नहीं है, यहाँ पे आपको इसको मान लीजिए ये V डैश है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको V डैश ही मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से P2 और V डैश, ठीक है, P2 और V डैश, और जो फर्स्ट हमारा केस था इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में, वो P1 ही बनता है। तो ये बायस लॉ के द्वारा में ये लिख देंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम V डैश का मान निकाल लेंगे, V डैश बराबर क्या हो जाएगा, P1 V1 बट्टे P2 V2। इसको समीकरण 1 मान लिया हमने। ठीक है, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब क्या है, अब मान लो गैस का दाब P2 पर स्थिर रखा जाता है। अब क्या कर रहे हैं, दाब P2 को, जो हम सेकेंड स्टेज में पहुंच गए, तो उस स्टेज पे पहुंचने पे हम मान लिया कि उसको हम P2 को कांस्टेंट रख के तथा परम ताप T1 से बढ़ाकर T2 कर दिया जाता है। अब प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या किया, प्रेशर कांस्टेंट है, अब टेम्परेचर T1 को बढ़ाकर क्या किया जा रहा है, T2 किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका जो आयतन है, जो V डैश था, चूंकि अब हम लोग दूसरे कंडीशन में पहुंच गए हैं, तो अब P2 जब था उस केस में वॉल्यूम क्या था, V डैश था। तो जब अब इसको P2 को कांस्टेंट करके अब टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 कर दिया जाता है, तो उसका वॉल्यूम V डैश से क्या हो जा रहा है, V2 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, V डैश और V डैश, उसके बाद यहां से T2 बराबर V2 इंटू T1। ठीक है, ये यहां से कर लेंगे, या इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। जो चार्ल्स लॉ है वो डायरेक्ट मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, V डैश बट्टे T1 बराबर V2 बट्टे यहाँ पे T2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करके ये हो जाएगा, क्या यही वाला आ जाएगा जो यहाँ पे आया हुआ है, ये जो आगे लिखा ही है। ठीक है, तो यहाँ से V डैश का मान निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, देखेंगे इसको समीकरण 2 मान लिया हमने। ठीक है, तो इसको और दोनों को देखें, V डैश ये भी है, V डैश ये भी है। अब दोनों को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम लोगों ने क्या किया, इसको बराबर कर दिया है। तो निकल के क्या आया, यहाँ से निकल के यही आया कि P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ठीक है, अतः किसी गैस के लिए PV बाई T का मान नियत रहता है, यह मान नियतांक R के बराबर होता है, तब PV बाई T इज इक्वल टू R, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं PV बराबर RT। ठीक है, अब R के बारे में क्या कह रहा है, यही गैस का समीकरण है, ये जो PV बराबर RT है यही गैस का समीकरण है। गैस नियतांक R का मान गैस की प्रकृति तथा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो R कांस्टेंट आया है, ठीक है, गैस नियतांक R का मान जो गैस की प्रकृति, मतलब वो गैस का नेचर क्या, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है, इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर गैस का द्रव्यमान एक ही गैस है और उसका द्रव्यमान चेंज कर रहा है तो R का मान चेंज होगा। ठीक है,
और द्रव्यमान सेम है और गैस चेंज कर रहे हैं, हमारे ये 1 मोल का ऑक्सीजन लिए और फिर 1 मोल का हाइड्रोजन ले लिए, तब भी आर का मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, अर्थात एक ही गैस के विभिन्न द्रव्यमानों के लिए अथवा विभिन्न गैसों के एक ही द्रव्यमान के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। इसे विशिष्ट गैस नियतांक कहते हैं, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, परंतु यदि हम 1 ग्राम अणु लें, अगर 1 ग्राम अणु या 1 मोल, ठीक है, पीछे मैंने बता दिया आप लोगों को, यहाँ पे मोल का जो मोल कॉन्सेप्ट था मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे बताया था आप लोगों को 1 ग्राम अणु बराबर 1 मोल गैस लें, तो अगर जो गैस की क्वांटिटी अगर वो 1 मोल हो तो वहाँ पे क्या होता है, इस गैस नियतांक का मान सभी गैस के लिए, अगर ये 1 मोल हो, कोई भी गैस हो उसका अगर 1 मोल ले लें तो जो गैस नियतांक R का जो मान है वो सबके लिए कांस्टेंट आता है। ठीक है, तब इसको हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। इसीलिए इसको, क्योंकि 1 मोल के लिए ये सभी गैसों के लिए कांस्टेंट होता है, अगर क्वांटिटी 1 मोल है तो ये सभी गैसों के लिए R का मान जो है, स्मॉल r का मान जो है वो कांस्टेंट होता है, और स्मॉल r किसमें चेंज हो जाता है, वो कैपिटल R में, जब वो 1 मोल हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तब वो इक्वेशन किसमें चेंज हो जाता है, इसमें Pv बराबर RT में। ठीक है, तो ये 1 मोल के लिए है गैस का समीकरण, आदर्श गैस का समीकरण। यह समीकरण गैस के नियमों से प्राप्त की गई है, चूंकि गैस के नियम एक आदर्श गैस के लिए ही पूर्णतः सत्य हैं। चूंकि गैस के नियम, जो भी गैस के नियम हम पढ़े हैं, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, उन्हीं को कह रहे हैं गैस के नियम एक आदर्श गैस के लिए ही पूर्णतः सत्य हैं। अतः समीकरण Pv बराबर RT भी एक आदर्श गैस के लिए ही पूर्णतः सत्य होगी, अतः इसे आदर्श गैस का समीकरण कहते हैं। ठीक है, म्यू मोल या यहाँ पे n मोल करिए, म्यू मोल आदर्श गैस समीकरण के लिए निम्न होगा, Pv बराबर म्यू RT या P बराबर nRT। कहीं कहीं म्यू यूज होता है, कहीं कहीं n यूज होता है, आपकी बुक में n दिया हुआ है तो आप लोग n का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इसका रहा फॉर्मूला डेरिवेशन, Pv बराबर nRT। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी को भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए कमेंट करके, और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो डालूँ, अपडेट करूँ तो। उसके साथ ही इसका PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।